सभी लोग सोचते थे कि वो एक गरीब गांव का एक लाचार लड़का है। फिर में वही इतिहास का महान राजा बन जाता है। पहले जिसका नाम ग्रे था, आज बचपन से उठे का सबसे बड़ा बन गया था। उसके सामने नहीं टिक पाया, जो भी उसके खिलाफ आता था बिना दया माया के इस दुनिया से मिटा दिया जाता। दुनिया की सारी ताकतों मिलने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई भी सुख नहीं था। वो अकेला था। अचानक एक दिन अपने आप को एक गहरे समुद्र में पाता है। महसूस होता है कि वो उस समुद्र में डूब रहा है। वो एक आवाज कहती है कि तुम अपनी अगली जिंदगी में एक रोशनी की तलाश करो। समझ जाता है कि वो अब उसकी मौत हो चुकी है तुरंत। फिर उसके बाद वो फिर एक अंधेरे कमरे में वो फिर अपनी आंखें खोलता है। पर दो अनजान लोग उसके सामने झुके हुए थे। उसे आर्थर कह के बुलाते हैं। दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हमारा बेटा हमारे जैसा ही लगता है, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। उसको ये भी नहीं पता होता है कि ये लोग है कौन, ये भी नहीं पता था कि हम है का। फिर उसके बाद उसको पता लगा पुण्य जन्म हो चुका है, पिछली जन्म की यादें और फिर एक समझ के साथ वो जो महान राजा अब से एक मामूली सा एक बच्चा है के रूप में अब से वो अपनी जिंदगी यहीं से स्टार्ट करता है। वो अपनी जिंदगी को हमेशा लो लेवल मानता है, अपने शरीर पे ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता है। एक छोटे बच्चों की तरह एक्ट करते हुए उसके मॉम डैड उसका ख्याल रखते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो सोचता है कि मॉम डैड मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मॉम उसका डायपर बदलते हैं तो वहाँ पे आर्थर को कुछ ज्यादा शर्म आती है, यानी महान राजा ग्रे को। एक दिन फिर देखता है उसके डैड वहाँ पे मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। यूज करके उसके डैड शरीर को मजबूत बना रहे होते हैं, वो खेतों में काम कर सके। उसकी मॉम उसका इलाज करते जब वो चोट खा जाते। उसकी मॉम उसका इलाज करते जब वो चोट खा जाते। एक बात आएगा जिसके कारण आर्थर को ये दुनिया कुछ ज्यादा एक्साइटेड लगती है। पर उसको पता लगाएगा कि ये दुनिया पृथ्वी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक है। आर्थर को ये जल्दी पता चल जाता है कि उसके डैड एक एडवेंचरर है। अपने दोस्तों के साथ एक एक्टरों का शिकार करने जाते हैं। अंदाजा लगाता है कि यहाँ पे सभी लोगों को यहाँ पे वेपन रखने की अलाउमेंट है, तो ये दुनिया कुछ ज्यादा खतरनाक होगी। फैसला करता है कि मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी रक्षा करनी है और अपनी फैमिली की भी रक्षा करनी है। इसी कारण वो जल्द से जल्द वो पावरफुल बनना चाहता है। ये दिन तो बहुत ज्यादा ही दूर रहेगा, क्योंकि वो अभी तो एक नन्हा सा बच्चा है। तुरंत सो जाता है जब उसकी मम लोरी गाती है। सभी छोटी परेशानियों को वो ध्यान में नहीं रखे, वो अपनी जिंदगी का मजा लेता है। वो अपनी जिंदगी को आराम से जीने लगाएगा और वो याद करता है पिछली जिंदगी में वो चैन से सो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस पर कोई ना कोई हमला करने के लिए आ सकता था। वो हमेशा जान की नींद सोता था। इन्हें गुजर जाता है और फिर आर्थर अपने घर में इधर उधर रेंगने लगा है, होने का नाटक करता है, क्योंकि वो अपनी मॉम उसको छोड़ के चल जाए, क्योंकि वो बच्चे की तरह ना रहे। और वो लाइब्रेरी में जाके वो उधर पढ़ने लगाएगा, इस दुनिया की जानकारी ढूंढने लगा। और फिर कहता है मुझे जिंदगी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो जिस देश में रहता है नॉर्थ साइड में, वहाँ पे डुअर्स रहता है। इंसानों का एक अलग देश है। पहले जिंदगी की तरह सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे राजा का बेटा राजा ही बनता है। उसके बाद वो फिर एक और किताब पढ़ता है जिसके अंदर वो जादू के बारे में लिखा होता है। थोड़ा बहुत जादू के बारे में पढ़ने लगता है। फिर उसको समझ आता है ये दुनिया इसी कारण साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे है और इसी दुनिया में ज्यादातर मैजिक का यूज होता है। फिर उसको पता लगता है कि लगभग 1% लोग ही मैजिक का यूज कर सकते हैं। इंसान की माना की कैपेसिटी वहाँ पे मॉम डैड की कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं। किताब उनको बताता है कि मैजिक यूजर केवल 2 प्रकार के होते हैं ऑफ माइंडेड, अपने माना का यूज करके वो अपनी फिजिकल एबिलिटी को वहाँ पर बढ़ा सकते हैं, वॉरियर की तरह लड़ते हैं। दूसरे होते हैं वो अपने माना को शरीर के बाहर एक मैजिक की तरह यूज कर सकते हैं। वो फिर समझ आता है कि उसके डैड एक ऑफ माइंडेड है और उसकी मॉम कंसीडर है। मुझे उनकी हीलिंग पावर कुछ अलग सी लगती है, वो कुछ और होगी। वो इस बारे में थोड़ा कम सोचता है और फिर वो किताब में मैजिक यूजर बनने के तरीके पढ़ते रहता है। तब बताता है कि मैजिक यूज करने के लिए मैजिक और होना सबसे जरूरी है। तब बनता है जब अपना माना को वो एक जगह पे लगाए रखे और वो उसको कंसीडर करते रहे, तभी वो फिर माना ऑब्जॉर्व होती है। जवानी के बाद ही इसको बनाने के लिए शुरू करते हैं, लेकिन इसको ऐसे करने में कम से कम सालों लग जाते हैं। लेकिन आर्थर इसको 1 मिनट में करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पहली जिंदगी में इसको ऐसा कर चुका है। और कहता है ये तो मैंने पहली जिंदगी में कर रखा है, लेकिन ये जिंदगी में मेरे के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तभी मैं इसको एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। दुनिया में वो अपनी एनर्जी को की बोलते हैं उसे वो कंट्रोल करता था और बनाना बिल्कुल सेम टू सेम वो मैजिक और बनाना ही जैसा था। आर्थर कहता है ये तो मेरे के लिए थोड़ा सा आसान पड़ गया। फिर अपने शरीर में एक जगह पे वो फिर अपने मानव को कंसीडर करने लगता है। यही उम्मीद में वो कर रहा होता है कि वो अपनी जिंदगी में ताकत का पहला कदम वो बढ़ा सके, और वो कंसीडर करते रहता है। और फिर कहता है मैं ऐसी कंसिस्टेंसी से इसको करते रहा तो काश ये मेरे से हो ही जाए। ऐसी अपनी जिंदगी में पहली बार वो मैजिक और बनाने वाला होता है, तभी फिर वहाँ पे उसकी मॉम आके उसको पकड़ लेती है, बेड पे सुला देती है और पलक झपकते ही 2 साल हो चुके हैं। आर्थर की मॉम उसके बारे में वो डायरी में लिख रही होती है। फिर बाहर जाके वो तलवार चलाना सीखने लगता है। फादर से वो तलवार चलाना सीख ही रहा होता है। वहाँ पे मॉम आ जाती है और फिर वो अपने हस्बैंड पे चिल्लाने लगती है और फिर कहते कि तुमने एक छोटे से बच्चे को लकड़ी का तलवार दे दिया और वो उसके कारण वो अपने सर पे चोट भी लगा सकता है, और फिर उसको वो डांटने लगती है। ये सब आर्थर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सब आर्थर पहली जिंदगी में आसानी से कर लेता है। और फिर आर्थर को फिर ये समझ आ जाता है कि इस घर की बॉस मेरी मॉम ही है। फिर उसके बाद आर्थर के लिए वो फिर आसपास के शहर भी लेके जाती है उनकी मॉम। वहाँ जाके हमेशा खुश होता है, क्योंकि वहाँ वो घूमते रहता है और फिर कहता है कि मुझे नया कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिलता है। वो हर चीज में इंटरेस्ट दिखाता है। ज्यादातर उसको जादू में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, सबसे ज्यादा ना इंटरेस्ट जादू में है। वो इसलिए वो मैजिक को ज्यादा यूज करने के बारे में सोचते रहता है। शहर में रह के वो उसको मैजिक के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है।
इन और आर्थर इन सब यात्रों के अलावा वो अपनी मॉम डैड के साथ शांत जिंदगी भी गुजारता है कि वो अपनी नन्ही सी बॉडी में वो उसको ऐसा लगता है कि वो किसी के शरीर में आके फंस चुका है, भले वो अपनी जिंदगी शांति पूर्वक गुजार रहा होता है। कहता है मुझे ये जिंदगी धीरे धीरे आके पसंद आने लग चुकी है। लेकिन आर्थर को ये धीरे धीरे ये जिंदगी पसंद आने लगती है और फिर वो कहता है मेरी मॉम डैड मेरी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। आर्थर को अपनी पिछली जिंदगी का अपना बचपन याद आता है, ऑर्फनेज का वो दिन याद आता है और फिर कहता है वो दिन कितने भयानक थे और उसने एक अच्छे परिवार की तमन्ना की थी और वो कहता था कि मुझे एक अच्छी फैमिली की बहुत जरूरत है। वो अनाथ था और उसे ना फैमिली के साथ रहना उसका बहुत बड़ा एक सपना था। वो विश कभी भी पूरी नहीं हुई। एक दिन आर्थर को वो मैजिक की स्पेल यूज करते हुए देखते हैं और वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो अपने माना कोर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर आर्थर के डैड फिर वहाँ पे कुछ ज्यादा पत्थर नहीं उठा पाते हैं, वहाँ पे वो कुछ ही पत्थर उठा पाते हैं माना के जरिए। ये देखने के बाद बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है और फिर कहता है मेरे डैड ने में बस नहीं दम है, तुम ये नमूनाबाजी करने की जगह तुम ये अपने सारे पत्थर हाथों से उठा लेते। फिर उसके बाद उसकी मॉम उसके पीछे आ जाती है वहाँ पे। फिर वो उसकी मॉम आके बोलती है कि तुम्हारे डैड ने अभी पूरे इफेक्ट नहीं दिए है, जब वो पूरे इफेक्ट देंगे तब तुम उसको देखना। तब फिर वहाँ पे डैड फिर अपना पूरा इफेक्ट देने लगते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे मेरी वाइफ है, मुझे अपने अच्छा करके दिखाना ही पड़ेगा। अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए वो फिर अपने का यूज करके वो फिर एक पे एक अच्छा अटैक करने लगता है, इसके कारण जमीन तक घिस जाता है। और फिर ये देखने के बाद यहाँ पे आर्थर कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि मॉम को यकीन होता है जब वो एक बड़ा होगा तो एक महान योद्धा बनेगा अपने डैड की तरह। तभी वहाँ पे आर्थर फिर लड़ाई करना चाहता था, लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम उसको उठा के फिर उसका सुलाने के लिए लेके चल जाती है। फिर आर्थर फिर वो लाइब्रेरी के पास से गुजरे हैं। पर आर्थर फिर रिक्वेस्ट करता है अपनी मॉम से कि वो अपने मॉम को कहता है कि मुझे बस आप किताबें पढ़ने दो। फिर उसके बाद उसकी मॉम कहते हैं अभी तुम छोटे बच्चों, ये सभी किताबें को तुम नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद आर्थर फिर अपने मॉम को बहुत मासूम सी नजर से फिर देखने लगता है। फिर उसके बाद उसकी मॉम मान जाती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम देख लो। फिर उसके बाद वहाँ पे आर्थर फिर उन किताबों को पढ़ने लगा है और फिर वो आखिरकार वो आर्थर को अकेले छोड़ देती है और फिर वो बाहर चल जाती है अपने हस्बैंड के पास। आर्थर फिर अपनी मानो को एक जगह पे फोकस करने लगा है। आर्थर को ये लगता है कि वो मैजिक यूज करने के बहुत करीब आ गया है और वो कहता है मैं पिछले 2 साल से जो कर नहीं पाया मैं आज कर पाऊंगा, क्या पता आज मानाकोर बनी जाए। कहता कि मैंने अपने मानाकोर के बहुत करीब हूँ। और फिर वो वहाँ पे अचानक से उसका मानाकोर बन जाता है। वजह से वहाँ पे भयंकर एक धमाका होता है और फिर उसके मॉम डैड को थोड़ा वहाँ पे चोट भी आ गया था। दोनों घबरा जाते हैं और फिर कहते मेरा बेटा खतरे में तो नहीं है। फिर उसके बाद वो दोनों भागते हुए फिर आर्थर के पास चले जाते हैं। जब अंदर जाके देखते हैं उनकी आंखों पे यकीन नहीं होता है कि आर्थर आसमान में तैर रहा होता है और उसने मानाकोर बना दिया है। आर्थर फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और फिर कहता है कि अब मैं मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जमीन से उतरता है और फिर वो उनकी ओर चलने लगता है। तभी वहाँ पे एक छत का टुकड़ा फिर आर्थर की ओर गिरने लगता है, घबरा जाता है और फिर कहता है मुझे तो लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी पल है, क्या मैं आज मर जाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे उन दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं उनको बचाने के लिए और फिर उसको समझ आ जाता है कि ये दोनों मेरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं और ये मेरे को हमेशा हिफाजत करते रहेगा मेरा। वो दोनों रोने लगता है तो आर्थर और भी हैरान हो जाता है और भी कहता है क्या ये दोनों मेरे के लिए रो क्यों रहेंगे, मैं तो यहाँ पे ठीक ठाक हूँ ना, इनको तो खुशी मनाना चाहिए। अपनी जिंदगी में अपनी पहली जिंदगी में उसने ऐसा कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया है और अपनी पहली जिंदगी में जब किसी के माँ बाप उसको गर्व दिखाते तो उसको कुछ ज्यादा अलग महसूस होता, निराशा दिखाते और ये देखने के बाद कभी भी वो निराशा नहीं दिखाते और इसी कारण से फिर उनके मॉम डैड उन दोनों को गले लगाते और फिर आर्थर कहता है ये दोनों मेरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, ऐसा नया एहसास आएगा। और फिर वहाँ पे आर्थर भी रो पड़ता है ना, कुछ सोचे समझे वो भी अपने माँ से चिपट के रोने लगता है और कुछ साल गुजर जाता है और फिर आर्थर अब बड़ा हो गया है और फिर वो एक छोटा लड़का बन गया है, फादर से कॉम्बैट स्किल सीख रहा है और उसके फादर गार्डन में आमने सामने खड़े होते हैं बैटल करने के लिए। यानी आर्थर के डैड फिर उसको अपना ग्लव्स देने के लिए कहते हैं और फिर वहाँ पे फिर आर्थर मना कर देता है कि मुझे ना इस उम्र में ना इसको संभालने की ताकत नहीं है इन ग्लव्सों का। वो फिर एक लकड़ी का तलवार उठाता है और फिर वो उससे बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है और इसको देखने के बाद उसके डैड भी वो फिर एक लकड़ी का तलवार उठाते हैं। आर्थर फिर तुरंत एक्शन में आ जाता है और फिर लगातार वो 3 अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड भी कम नहीं होते, वो उन सारे अटैकों का डिफेंस कर रहे होते हैं। फिर वो और भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर के डैड वो कुछ ज्यादा पावरफुल होता है, उनके सारे अटैकों से वो बच पाता है। फिर उसका आर्थर कहता है मेरे डैड कुछ ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो मेरे सारे अटैकों से बच पा रहे हैं। आर्थर समझ जाता है कि उसके डैड ना अपने तलवार में ना माना फोर्स कर रखा है। फिर उसके बाद आर्थर भी अपने तलवार में फिर माना फोर्स कर लेता है। वो माना इंप्यूट करने के बाद वो फिर अपने फादर पे अटैक करने के लिए जाता है। वो जैसे अटैक करता है उसके फादर का वही तलवार फिर टूट के अलग हो जाता है। फिर मुस्कुराता है और फिर कहता है कि ना मेरी लकड़ी आपकी लकड़ी से ज्यादा ही पावरफुल है। फिर उसको उसके डैड बोलते हैं कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, बस इसके अंदर इम्यूनिटी की बात होती है। आर्थर मुस्कुराता और फिर कहता है मेरी लकड़ी ना आपकी लकड़ी से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। डैड बहाना बनाते हुए कहता है कि बेटा ऐसा कुछ बात नहीं है, स्टैमिना की बात होती है, वो रखाता है ताकत तो 19-20 होते रहता है, ये चीज पे डिपेंड मत रहना तुम। डैड समझ जाता है कि मेरा बेटा एक नंबर का जीनियस है, वो कुछ ज्यादा ही समझदार रहेगा। और फिर वहाँ पे फिर उसके डैड एक फैसला लेते हैं और फिर कहता है कि अब मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा कि एक बहुत अच्छा टीचर रखने के लिए और वो एक बाहर एडवेंचर बन के जा सकता
सकता है और वो अच्छी उनको कुछ ज्यादा एजुकेशन भी मिलेगा। तो वो ठान लेता है वो अपनी वाइफ से जरूर बात करेगा। उसके डैड फिर बात करने के लिए जाता है और फिर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बाहर भेजना चाहता हूँ टीचर के लिए। और फिर उसकी मॉम बिल्कुल भी मना कर रही होती है और फिर कहते हैं कि मैं अपने प्यारे से बेटे को मैं नहीं बाहर भेजना चाहती हूँ, प्यारे से क्यूट बेटे को मेरे से अलग नहीं करना चाहती। और फिर कहते हैं तुम कैसे बाप हो, तुम अपने बेटे को अलग करना चाहते हो, 4 साल का है और वो तुम उसको अभी बाहर भेजना चाहते हो। और फिर रेनॉल्ड कहता है कि तुम्हारे बेटे को देखो, उसकी लकड़ी मेरी लकड़ी के सामने वो टूट गई, इसके लिए योद्धा के पास ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वो आगे जाकर बहुत पावरफुल योद्धा जरूर बनेगा, तुम देख लेना। दोनों के किसी भी फैसले पे पहुंचने से पहले फिर उसका आर्थर बोल देता है इतना झमेला करने से कुछ अच्छा आएगा कि हम सभी वहाँ पे चलते आएंगे। ये आप लोगों को कितना भी बेकार लग रहा होगा, लेकिन ये सभी वहाँ पे बहुत खुश होते हैं। और फिर कहते हैं कि हमारा बेटा इतना जीनियस, हम लोग को इतना बेस्ट आइडिया दिया, हम लोग को तो यकीन नहीं हो रहा। कुछ दिनों बाद फिर उसके बाद वहाँ पे उसके डैड के पार्टी मेंबर आए हुए थे, उनके साथ सफर पे जाने के लिए उन सभी से मिलता है, उन पुरानी पार्टी मेंबरों से जहाँ पे उसके डैड काम करते थे, डैड और मॉम। ग्रुप में कुछ ज्यादा स्किल एडवेंचरर थे, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। वहाँ पे एक था ग्रुप का लीडर, बड़ी चेस्ट वाली ये जो लड़की है इसका नाम एंजिला है। दर एक आम आदमी आएगा दिखने जैसा और वो एक नॉर्मल इंसान मुझे तो लगता है, स्किल आर्चर, और उसका नाम हेलन है, वो कुछ ज्यादा मुझे अच्छी लगी। जैस्मिन ये कुछ ज्यादा मिस्टीरियस लड़की, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद वो सभी सफर के लिए निकल जाते हैं। सफर पे निकलने के दौरान और फिर आर्थर कहता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट है ये कुछ ज्यादा ही पुराना है, वो पुरानी दुनिया में तो वहाँ तो सभी लोग एयरशिप लेके निकलते थे, हाँ तो ये मालगाड़ी अभी तक चलती है। फिर बाद वो सब एक जगह पे रुक के खाना खाने के लिए रुकते हैं, तभी वहाँ पे भेड़िया मोस्टर आ जाते हैं, ये सुगंध सूंघ के सभी वहाँ पे आ जाते हैं। तभी फिर वहाँ पे जैस्मिन अपना ड्रैगन निकाल के उन सभी को मारने की कोशिश करती है, अपने दोनों ड्रैगन से फिर उन पे अटैक करने लगते हैं। वो सभी भेड़ियों को धीरे धीरे करके काटने लगती है। एडम और फिर एंजिला सभी धीरे धीरे करके उन सभी पे मारने लगते हैं। और फिर यहाँ पे डैंडन भी सभी भेड़ियों को मारे जा रहा था। दर्दन और फिर एंजिला अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पे सभी मोस्टरों को हरा देते हैं। रात वो सभी उन मोस्टरों को पका के खाने लगते हैं। फिर वहाँ पे एलिस देखते हैं कि रेनॉल्ड के हाथ से खून बह रहा होता है, तभी फिर एलिस जाके वो हीलिंग मैजिक का यूज करके उसको हील कर देती है। कि मेंबर भी उसका हीलिंग मैजिक देखने के बाद हैरान हो जाता है और फिर कहते हैं यहाँ पे ये इतनी पावरफुल है हमारी हीलिंग। फिर वहाँ पे सभी लोग खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ पे एलिस के और सभी फिर गोला बना के खड़े हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि एलिस ये जो है ना ये कुछ ज्यादा ही ना खतरनाक जो है कि ये कुछ ज्यादा शानदार जादूगर है, खास जादूगर है और इनके पास हीलिंग मैजिक है, दुनिया में कुछ ज्यादा ही रेयर है। और इस कारण मेरी मॉम हमेशा पकड़े जाने के कारण हमेशा अलग अलग सी रहती है। इस दुनिया में ये जो हीलिंग मैजिक है ये यहाँ पे सबसे रेयर माना जाता है। रेयर होने के कारण उन्होंने ये सिलेक्ट किया था क्योंकि वो गाँव में रह सके, इसी कारण वो सभी गाँव में रहते हैं, किसी की नजर में ना आए इसलिए वो अलग सी रहती थी। और खुशकिस्मती की तो ये बात है उनका हीलिंग मैजिक उसके चोट को आराम से हील कर देता है। एडम कहता है मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर वो आर्थर को ट्रेनिंग के लिए एक्साइटेड होने के लिए कहता है और फिर कहता है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। फिर वहाँ पे हाँ कर देता है। वहाँ पे एडम फिर उसको अपने बहुत तेज ड्रैगर को उसके अंदर फिर वो कपड़ा लपेट लेता है, उसके कारण फिर आर्थर को चोट न लगे, इसी कारण आर्थर भी अपना तलवार निकाल लेता है और फिर कहता है मुझे भी इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए अफसोस करवाना पड़ेगा कि इन्होंने किस बच्चे से ट्रेनिंग करने के लिए सोचा है। फिर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर अपने दोनों वेपन में वाना भर लेते हैं। हम यहाँ पे हैरान हो जाता है जब वो पहला अटैक करता है और फिर कहता है क्या ये छोटा बच्चा इतना खतरनाक अटैक कर रहा है। अपनी स्पीड तेज करने के लिए वो फिर एक अपने माना को यूज करके अपने पैरों में लगा के और वो अपनी स्पीड तेज करके अटैक करता है। और फिर एडम ये देखने के बाद खुश हो जाता है और फिर कहता है यहाँ पे रेनॉल्ड का बेटा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये क्या रेनॉल्ड और एलिसा का ही बेटा है ना। उस पर अटैक करता है जाके और फिर वहाँ पे फिर वो अचानक से गायब हो जाता है और फिर अचानक से उसके पीछे आ जाता है और फिर एडम ये देख के हैरान हो जाता है। अचानक से फिर वहाँ पे आर्थर का पैर फिसल जाता है और फिर वहाँ पे वो रिएक्ट करता है। फिर उसको एडम भी उसका फायदा उठा के उन दोनों के बीच फिर इंटेंशन फाइट स्टार्ट हो जाती है। आर्थर की स्पीड देख के कुछ ज्यादा हैरान होते हैं और फिर सभी लोग कह रहे होते कि आर्थर की इतनी स्पीड कैसी है, लेकिन तभी फिर अचानक से वहाँ पे उनका हल्की बॉडी होने के कारण फिर आर्थर उड़ जाता है और आखिर में आर्थर थोड़ा हार ही जाता है। एंजिला उसे बचाने के लिए वो फिर अपने विंड मैजिक का यूज करके फिर उसे बचाती है, आराम से फिर जमीन पे उतर जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग फिर एडम को जाके डांटने लगते हैं, छोटे बच्चे के साथ इतना सीरियस फाइट क्यों किया, तुमने उसको इतना दूर क्यों फेंका। फिर अपना बचाव करता और फिर कहता है कि ये जो बच्चा है ना ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और तुम लोग इसकी बात नहीं सुनते। फिर उसके वहाँ पे एंजिला आ जाती है, उसके सारे टेक्निक के बारे में सवाल पूछने लगते हैं और फिर अगले दिन बहुत तेजी से निकल जाते हैं। फिर बताता है कि मैं यहाँ पे सोता हूँ और फिर खाता हूँ और फिर थोड़ा सा ट्रेनिंग करता हूँ और यही मेरी जिंदगी गुजरते जाती है कुछ दिनों तक ला, और मैं खाता हूँ सोता हूँ, यही 2-3 दिन तक मेरी जिंदगी गुजरते गई ऐसे ही। पार्टी के सभी मेंबर के साथ धीरे धीरे करके सभी के साथ उसने ट्रेनिंग कर लिया है। एकदम से उसने लैंस टेक्निक सीखी और फिर उसने और से पुशअप टेक्निक सीखी, से आर्चरिंग, और फिर वहाँ पे जास्मिन से इनको उसने कुछ ज्यादा बुल की तरफ भगाना शुरू कर दिया। तो और फिर आर्थर बोलता है कि मैंने ना इसके साथ रह के रनिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी सीख ली और मैं एक बुल की तरफ भागने लग गया हूँ। जास्मिन ना आर्थर को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी और फिर वो कहती है ना कि मैं ना तुम्हें किटी पार्टी के लिए बुलाना चाहती हूँ, पर वो फिर एक ड्रैगर दे देती है उसको बेबी ऑल देके और फिर कहती है कि तुम एक किटी पार्टी में आ जाओ। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर आर्थर की मॉम बोलते है कि मेरा बेटा किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, तुम उसके लिए इतना ध्यान रखने के लिए बहुत
शुक्रिया अदा। वो आर्थर को बुलाते हैं और फिर जल्द ही सब अपने सफर पे निकल जाते हैं। पे कुछ हलचल की वजह से फिर उनको रुकना पड़ता है और फिर वहाँ बाहर जाके देखते हैं कि उनके ऊपर गुंडे अटैक कर दिए। आर्थर भी तुरंत समझ जाता है कि उनके ऊपर किसी लुटेरों ने हमला किया है। तुरंत वहाँ पे दार्दन और फिर एडम गाड़ी के सामने आ जाता है और फिर कहता है कि तुम लोग चिंता मत लेना, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वहाँ पे सभी लोग फिर उसके ऊपर तीर फेंकने लगते हैं। तभी फिर एंजेला अपने मैजिक का यूज करके, विंड मैजिक का यूज करके वहाँ पे सभी तीरों को फेंक देती है। फिर बाहर जागता है और फिर देखता है कि लुटेरों ने उनको चारों ओर से घेर रखा है, अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। डेंजर दिखने वाला बैंडिट कहता है कि एलिस और फिर आर्थर को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा और यहाँ पे सभी लोगों को मार देंगे, क्योंकि वहाँ पे एलिस और आर्थर का कुछ ज्यादा ही दाम मिलेगा हम लोगों को। तो उनको छीक के फिर हाँ में हाँ मिलाते हैं और सभी लोग लड़ाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक एक करके रैनोर के पार्टी मेंबर सभी उन लोगों को गुंडे को सफाया कर रहे होते हैं, लेकिन उन पे थोड़ा सा हैवी पड़ रहे होते हैं वो लोग। तो बहुत सारे लोग थे, इसी कारण जानता है कि हमारे पार्टी के लोग कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लेकिन उन जो गुंडे लोग है ये भी कुछ कम नहीं है। दिक्कत जब शुरू होती है जहाँ पे ये लोग की संख्या कमी नहीं हो रही होती है और यहाँ पे हमारे सारे पार्टी मेंबर थकने लगते हैं। इतनी सारी संख्या थी ना कि वहाँ पे धीरे धीरे करके सारे पार्टी मेंबर थक जाते हैं। ये जो बैंडिट लीडर है और फिर रैनोर के साथ 1v1 लड़ने जाता है, लेकिन यहाँ पे रैनोर थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो बहुत देर से बैटल कर रहा होता है। बैंडिट फिर उसके बाद रैनोर को उस गाड़ी पे फेंक देता है और वहाँ पे वो गाड़ी टूट जाती है जहाँ पे आर्थर और उसकी मॉम थी। आर्थर के डैड कुछ ज्यादा ही कमजोर पड़ रहे होते हैं। एलिस वहाँ पे रैनोर की मदद करने के लिए जा रही होती है, तभी फिर रैनोर उसको मना कर देता है और फिर कहता है यहाँ पे हालत और भी बस से बदतर हो जाएगी, तुमने अपना मैजिक यूज कर दिया तो। फिर जैसे तैसे उठता है और फिर आर्थर को कहता है कि तुम अपने मॉम को कहीं पे लेके जाओ, वो उसको बचाओ। ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और फिर कहता है ठीक है डैड, आपने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं इस बैंडिट लीडर से लिपटता हूँ, मॉम को कहीं पे लेके चल जाओ सेफ जगह पे। अपने बेटे पे यकीन है, वो उस काम को पूरा करके रहेगा। को समझाता है कि मैं भी इन बैंडिट से लड़ सकता हूँ और इनको संभाल सकता हूँ डैड। फिर उसके बाद डैड बोलता है कि बेटा नहीं, तुम अभी इनको नहीं संभाल सकते हो, तुम अपनी मॉम को सेव करो, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा है। सुनते फिर आर्थर के पैरों से जमीन निकल जाती है और फिर अपने वो मॉम को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके डैड कहते तुम अपने मॉम को सेफ रखना बेटा। लड़ना चाहता था। फिर उसको आर्थर के डैड चिल्लाते और फिर कहते हैं कि तुम बेटा जाओ अपनी मॉम को सेव करो। ये सुनने के बाद कहते हैं ये कब हुआ, ये तो मुझे पता भी नहीं चला। और फिर ये सुनने के बाद वो एलिस को लेके भागने लगता है। फिर बैंडिट लीडर फिर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे रैनोर आके फिर उसका वो उस पे अटैक कर देता है और फिर उसको मजबूर करता है डिफेंस करने पे। भागते रहता है और फिर वो भागते भागते फिर वो आगे चल जाता है और फिर वहाँ पे कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं उसके सामने। वहाँ पे पार्टी के मेंबर आके उनको बचाते, लेकिन वहाँ पे पार्टी के मेंबर को ज्यादा इसी कारण वो बच जाता है वहाँ पे खुशकिस्मती से। फिर उसका आर्थर आगे भागने लगता है और फिर कहता है ये पार्टी के मेंबर कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। एक एक करके वहाँ पे सारे लुटेरों को मार गिराते हैं। फिर उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर भागने लगता है और फिर कहता है मुझे बस जान दो, मुझे अपनी मॉम को सेव करना है। तभी वहाँ पे एक मैजिकल आ जाता है, मैजिकल इंसान, वो जादूगर आ जाता है और वो फिर अपने विंड मैजिक से यूज करता है और फिर वहाँ पे आर्थर डिसाइड करता है कि मैं वहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दूंगा, मैं अपनी मॉम को धक्का देके मैं ही यहाँ पे गिर जाऊंगा और इसको भी लेके जाऊंगा साथ में। लेकिन तभी फिर वहाँ पर विंड मैजिक पे अटैक कर देता है आर्थर पे, लेकिन तभी फिर वहाँ पे वो बचाता है आर्थर और धक्का देके सेफ जगह पे कर देता है और आर्थर फिर वहाँ पे वो खाई में गिरने लगता है। तो आर्थर फिर वहाँ पे अपना ड्रैगन निकाल देता है जिसको वहाँ पे जास्मिन ने दिया था और वो ड्रैगन की मदद से वो भी उस पे अटैक करके उसको फंसाता है। आर्थर कहता है मैं मरूंगा तो तुम भी मरोगे, एक रस्सी से बांध के फिर उस पे फेंक देता है, उसके पैर में भी फंस जाता है, उसको भी खाई से नीचे फेंक देता है, वो दोनों साथ मरेंगे ये कहा। वहाँ पे तुरंत फिर एंजेलिन और फिर दार्दन आके उन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मैजिक का यूज करने की वजह से वो दोनों उसका नहीं यूज कर पाते और फिर वहाँ पे वो नहीं बच पाता है और वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है। रोते हुए आंखों से कहते हैं आर्थर। फिर उसका आर्थर कहता है ये कैसा एहसास आएगा, मैं ये पहली बार एहसास कर रहा हूँ। फिर उसको याद आता है मैं तो बड़ा भाई बनने वाला और वो धीरे धीरे गिर रहा होता है और ये सीन कुछ ज्यादा इमोशनल होता है। आर्थर कहता है मेरी जिंदगी इसने छीन ली। फिर उसके बाद आर्थर की आंखें खुलती है और फिर वो देखता है कि वो एक जंगल में गिरा हुआ है और फिर वहाँ पे फिर कांपने लगते हैं और फिर कहता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और ये क्यों आ गया हूँ, मैं तो यहाँ पे गिरा था ना, मैं अभी तक बचा कैसे हूँ। जमीन कांपे जा रही है और फिर आर्थर फिर उठ की कोशिश करता है कि कौन सा मोस्टर मेरे पास आ रहेगा। तभी फिर अचानक से आर्थर के सामने एक डरावना सा मोस्टर आ जाता है। मन को देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, नाम लेके बुलाती है आर्थर तुम क्या डर गए मेरे से। आर्थर डरता नहीं आएगा, वो फिर उस पर अटैक करता है और फिर अटैक करने के बाद उस पे कुछ भी नहीं होता है मैजिक बीस्ट पे। मन अपनी उंगलियों पे अटैक करके वो फिर उसको फिर एक तरफ पे फेंक देता है। फिर आर्थर उठता है, वहाँ पे वो डीमन कहता है तुम्हें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आर्थर। वो डीमन उसको बताते है कि मैं ना तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर उसका आर्थर को कुछ समझ नहीं आता है यहाँ पे क्या हो रहा है। डीमन उसके लिए फल तोड़ के लेके आता है और फिर बोलता है तुम्हें पहले ये सब खाना पड़ेगा तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। आर्थर के पास ये इसका कोई सवाल नहीं होता और फिर वो रोने लगता है और फिर वो सारी चीजों को खाने लगता है। फिर उस डीमन से पूछता है क्या मेरे मॉम डैड ठीक है। फिर उसके बाद वो डीमन फिर एक विजन देखता है और फिर बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल ठीक है। फिर वो विजन देखने के बाद वो कहता है यहाँ पे वो सारे गुंडे लोग मरे हुए हैं। फिर उसके बाद वो बताता है कि तुम जिसको भी चाहते थे वो सभी लोग ठीक है। पहले वो एक नए सफर पे
निकल चुके। बाद आर्थर फिर खुशी के आंसू रोने लगता है। आर्थर के आंखों में से आंसू निकलने लगता है और फिर ये सिल्विया देख के कहते हैं कि मुझे रोते हुए बच्चे पसंद नहीं है, तुम रो मत। उसका दिल हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर डीमन से उसका नाम पूछता है। फिर उसके बाद वो डीमन बताते हैं मेरा नाम सिल्विया है। कुछ दिन बीत जाता है और फिर यहाँ पे आर्थर वो सिल्विया के केबिन में होता है। यहाँ पे रह के वो अपने आप को हील कर रहा होता है। वो जितना जल्दी अपने पेरेंट्स के पास जा सके, जितना जल्दी हो सके वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता है। सिल्विया फिर उससे कहते हैं ये ना इतना आसान नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाना, ऐसे जंगल से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टरों का भंडार है, इन चीजों से भरा हुआ है। लेकिन सिल्विया फिर उसको बताती है एक और तरीका आएगा, मैं एक टाइम स्पेस में एक होल कर दूंगी, उसकी वजह से तुम अपने घर वापस जा सकते हो बिना भी पूरी तरह से सेफली अपने घर पे जा पाओगे। ये सुनने के बाद आर्थर खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर सिल्विया कहते हैं कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही समय लग सकता है, इसके अंदर कोई समय कोई कंफर्म नहीं, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, कितना भी समय लगेगा, लेकिन मैं उस काम को जल्दी से जल्दी तुम्हारे के लिए करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये बात को समझ जाता है और फिर आर्थर इस दौरान अपनी ट्रेनिंग को जारी रखता है। ये बात समझ आ जाती है क्यों यहाँ पे सिल्विया क्यों ना एक डीमन की तरह दिखते हो, ये एक बिल्कुल इंसान की तरह है, ये कुछ ज्यादा दयालु और एक बहुत अच्छी सिल्विया है, ज्यादा कैरिंग इंसान है। और एक दिन खाना पे काम कर रहा होता और फिर वहाँ पे सिल्विया कहते क्या तुम ये कर सकते हो? फिर उसके बाद आर्थर कहता हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, क्यों मेरे मॉम डैड मुझे ना जीनियस कहते थे। फिर उसके बाद सिल्विया कहती है अच्छा ये तुम टेक्निक सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो? आर्थर कहता है मैं कौन सी टेक्निक सीखने के लिए तैयार हूँ? फिर उसके बाद वहाँ पे सिल्विया कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें ये सिखाने के लिए तैयार। सिल्विया फिर अपने हाथ में हवा से मानव को इम्प्यूट करके फिर एक बॉल बना लेते और ये देखने के बाद आर्थर हैरान हो जाता और फिर कहते हैं ये तुमने कैसे किया? एक हवा से मानव को इम्प्यूट किया। फिर उसका वो उसको बताती है कि हम इधर उधर के मानव को एक जगह पे लाके उसको एक बॉल में तब्दील कर सकते हैं। तो आर्थर समझाता है अब कुछ कुछ इंसान ऐसे सोचते हैं कि ना हम अपने ना मानव को एक जगह पे कर सकते हैं या फिर उसको बाहर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको ना इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ ये सुनने के बाद आर्थर कहता है क्या मैं इसका टेक्निक सीख सकता हूँ? सिल्विया फिर ऑफर करती है ये ट्रिक सीखने के लिए और फिर यहाँ पे आर्थर बिल्कुल हाँ कर देता है। सिल्विया जानना चाहती थी कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद क्या करोगे? फिर उसको आर्थर बहुत देर सोचने के बाद बताता है। आर्थर जवाब देता है जो भी मेरे फैमिली और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं हर लोग को मार दूंगा, उस पैंडिट को भी मार दूंगा। फिर उसको सिल्विया कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है तुम्हें। ये जवाब उसको पसंद नहीं आता और फिर उसको वो एक जगह पे पटक देती है और फिर वहाँ पे आर्थर कहता है तुमने मुझे क्यों मारा? वहाँ पे सिल्विया कहते हैं तुमने मेरा ना टेस्ट फेल कर दिया, क्योंकि ना मैं अपनी जिंदगी में एक चीज सिखाऊंगा, कभी भी ना अपनी जिंदगी को पीस और शांति से जियो आर्थर। फिर उसके बाद आर्थर फिर ये चीज को थोड़ा समझने लगता है और फिर कहता है ना अपनी जिंदगी को ना आर्थर हमेशा शांति से जीने की कोशिश करो। कहती है कि मैं ना किसी भी ऐसे इंसान को ये ट्रिक नहीं सिखाऊंगी जो जातिवाद और फिर हमेशा लड़ाई झगड़े के बारे में सोचे। और फिर आर्थर कंफ्यूज होने लगता है और फिर कहता है ये क्या सोचना चाहती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर सोचने लगता है कि मेरी पहली जिंदगी का एक ही लेसन था, बस लोगों को मारो और हमेशा ताकतवर बनते रहो। उसके बाद सिल्विया उससे पूछते है तुम्हें हमेशा इंसानों को मारना और लोगों को मारने में अच्छा लगता है? फिर आर्थर फिर चुप हो जाता है। तो वहाँ पे सिल्विया कहती है हमेशा ना ताकत का इस्तेमाल ना मारपीट के लिए नहीं किया जाता है आर्थर, हमेशा कोई चीज को ना समझदारी से जियो। चाहते है कि आर्थर तुम अपनी जिंदगी गुस्से और वायलेंस की तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहो और हमेशा अपनी जिंदगी को वेस्ट करते रहो। बात सुनने के बाद आर्थर के ना ये बात दिल पे लग जाता है और ये बात बिल्कुल भी आर्थर के दिल को छूलती है। और फिर आर्थर कहता है मुझे ये ऐसी लग रही है कि ये मेरे पुराने बातों को सब चीजों को जानती है। वहाँ पे सिल्विया वही सवाल को दोबारा पूछते है क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या करोगे? फिर उसका वहाँ पे आर्थर कहता है मैं उन लोगों को बचाऊंगा जो कमजोर है और जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, मैं उनको बचाने की हमेशा कोशिश करते रहूंगा। तो ये बात कुछ ज्यादा पसंद आती है और फिर उसको वो धीरे धीरे करके उसको सिखाने की कोशिश करते रहता है। फिर उसको बताती है कि यहाँ पे ना मानव को ना इधर उधर से इकट्ठा करने के बाद एक जगह पे इम्प्यूट करने के बाद उसको हम एक मानव बॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर ये लेसन उसको वो सिखाने लगता है आर्थर को। ये इस टेक्निक को बहुत जल्दी सीख जाता है और वो जैसे ये टेक्निक को सीखता है वो एक्साइटेड होकर वो फिर सिल्विया को ये चीज दिखाने के लिए जा रहा होता है कि मैंने ये टेक्निक सीख। तभी फिर सिल्विया वहाँ पे उसको मार के फिर एक पत्थर के पीछे छुपा देती। फिर कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है सिल्विया ने मेरे साथ क्या किया और ये क्यों किया? फिर उसके बाद वहाँ पे टेलीपैथी का यूज करके फिर उसके बाद वहाँ पे सिल्विया बताती है तुम अपना मुंह बंद रखना और कुछ भी मत बोलना यहाँ पर। बाद वहाँ पे सिल्विया जैसा एक और डीमन आ जाता है और वो वहाँ पे कहता है सिल्विया तुम हमारे साथ वापस चलो। फिर उसको वहाँ पे सिल्विया उसको मना कर देती है और वो वहाँ पर एक मैजिक बॉल से अटैक करती है सिल्विया पे। वहाँ पे फिर सिल्विया उस अटैक को आराम से झेल लेती है। देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और वो परेशान भी होने लगता है कि यहाँ पे सिल्विया कुछ हो तो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे सिल्विया उसको तसल्ली देती है और फिर बताती है मेरे को कुछ नहीं हो, मेरे बारे में चिंता मत लेना। आर्थर खड़ी होती है और फिर अपनी वो पूरी पावर इंक्रीज करने के बाद वो उसका डीमन का शरीर खत्म हो जाता है और फिर वो एक जैसे ड्रैगन में बदल जाती है और वो बिल्कुल सफेद ड्रैगन होती है। उस डीमन पे एक हाइपर बीम छोड़ देती है और वहाँ पे वो लीडर कुछ ज्यादा ही हाइपर बीम छोड़ देती है और वहाँ पे उसको थोड़ा सा इसका असर भी होता है, इस करके इसको रोक लेता है और वहाँ पे वो चेतावनी उसको देता है सिल्विया बड़ी पावर का यूज कर रहे हो, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे पे ये अटैक थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, तुम थोड़ा इसको ध्यान से यूज करना सिल्विया। फिर सिल्विया कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी से कोई भी पछतावा नहीं है, तुम इसका चिंता मत लेना, यहाँ पे मर भी गए ना तो मुझे कोई भी ना परेशानी या फिर एक दुख नहीं रहेगा, समझ आया ना। उसके अटैक को कैंसिल कर देता है और फिर वहाँ पे वो छोटे छोटे बोले से उस पर अटैक करने लगता है और वहाँ पे सिल्विया को कुछ ज्यादा ही चोट आ जाता है। फिर थोड़ा सा वो जहाँ पे कवर वहाँ पे उस केव में भी लगता है और फिर वहाँ
वहाँ पे आर्थर कुछ ज्यादा वो टैग उसके केव में भी जाके लगा हुआ होता है जहाँ पे आर्थर होता है। फिर उसके बाद सिल्विया फिर परेशान हो जाती है और फिर सोचते हैं वहाँ पे कुछ आर्थर को हो तो नहीं गया है, अटैक वहाँ पे भी लगा था। फिर उसका वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, करना चाहती थी कि वहाँ पे आर्थर सेफ है या फिर नहीं। वो डीमन फिर उस पे एक बड़ा अटैक करता है जहाँ पे वो सिल्विया अपना होश खो बैठती है। आर्थर को भी ना समझ आ जाता है कि मैं अब थोड़ा खतरे में आने वाला हूँ। फिर उसका सिल्विया सोचने लगते है कि ये अटैक से आर्थर भी थोड़ा खतरे में आ सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फाइनली डिसाइड करती है कि मैं सब कुछ दाव पे लगा दूंगी आर्थर को बचाने के लिए। फिर मैं सभी को दाव पे लगा के मैं आर्थर को जैसे तैसे करके यहाँ से निकाल सकूं। फिर सिल्विया फिर अपने सारे ताकतों का यूज करके वो फिर अपने टाइम को रोक देते हैं और फिर वहाँ पे आर्थर निकल के आता है। कहते हैं कि ना अब तुम्हें घर जाने का समय हो गया आर्थर, अब तुम घर जा सकते हो। एक ना वो स्पेस और टाइम के बीच में खोल देती है और फिर वो कहती है कि ये ना तुम्हारे परिवार के पास नहीं लेके जाएगा, तुम्हें ये कहीं पे छोड़ देगा, तभी भी तुम वहाँ पर से जैसे तैसे पहुंच जाओगे। मुझे तुम पे ये पूरा यकीन है, इतने ताकतवर हो गए हो कि तुम अब यहाँ पे ना अकेले सरवाइव कर सकते हो किसी भी जंगल या फिर कहीं भी जगह पे। समझ जाता है आर्थर, फिर समझ जाता है कि सिल्विया अपने आप को सैक्रिफाइस कर रही है मुझे घर भेजने के लिए। पे आर्थर का दिल टूटने लगता है और फिर कहता है मेरे के लिए कोई कुर्बानी दे रहेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बस सिल्विया उससे वादा करवाती है कि तुम ना उसकी मदद करोगे जिससे तुम प्यार करते हो। फिर उसका आर्थर वो एक वादा ले लेता है उसे अलविदा के तौर में। फिर वो उसे कुछ गिफ्ट देता है, जो वो एक होता है क्रिस्टल अंडा और फिर एक पंख। सिल्विया कहते हैं तुम इन चीजों का ध्यान रखना और फिर वहाँ पे वो प्यार भरा किस देती है आर्थर को और फिर दोनों हाथों पे उसके टैटू आ जाता है। सिल्विया वहाँ पे कहते हैं तुम्हारा मेरा मतलब और फिर मकसद सब कुछ तब समझ आएगा जब एक सही समय आएगा, अभी के लिए बाय बाय आर्थर। फिर सिल्विया उसको बताती है कि मैंने ना ज्यादा समय इसलिए लगाया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दिन गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने इतना ज्यादा समय लगा दिया, मुझे पोर्टल खोलने में ज्यादा समय नहीं लगाया। वहाँ पे सिल्विया कहते मुझे तुम्हारे साथ रह के बहुत अच्छा लगा और मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिन गुजारने थे, इसलिए मैंने इतना लेट करा, मुझे माफ कर देना आर्थर। फिर ये सुनने के बाद रोने पड़ता है और फिर कहता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊंगा कि मैं यहाँ पे सिल्विया को बचा सकूं। पूरी तरह समझ जाता है कि मैं पूरी तरह समझ जाता है और फिर रोते हुए कहता है मैंने सबसे वादा किया था सभी लोगों को बचाने के लिए, मैं यहाँ पे फेल हुआ। फिर उसे कहते हैं कि ये सिचुएशन में वो वादा यहाँ पे लागू नहीं होता है आर्थर, तुम ये बात को समझते क्यों नहीं। वो उसे जल्दी करने के लिए कहता है वो पोर्टल बंद ना हो जाए इसलिए तुम जल्दी से चल जाओ। और फिर वहाँ पे फिर आर्थर कहता है ये बात उस चीज पे लागू नहीं होता, तुम ड्रैगन हो या फिर डीमन और वो उसके के लिए एक परिवार है, परिवार को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए तुम मेरा साथ हमेशा दोगी ना सिल्विया। फिर उसको हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मॉम है। फिर उसके बाद आर्थर फिर डिसाइड करता है कि अब से मैं तुम्हें ग्रैंड माँ बुलाऊंगा। के बाद वो ड्रैगन वहाँ पे रोने लगती है और ये सुनने थे कि एक लड़के में इतनी एहसास मुझे पहली बार लग रहा है। उसे पोर्टल के अंदर जाने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद आर्थर वो अंडा और फिर वो पंख लेके चल जाता है उस पोर्टल के अंदर। फिर पीछे मुड़ के देखता है, वो अलविदा कहना चाहता है, महसूस होता है कि वो पीछे की ओर खींचा जा रहा है। फिर वहाँ पे आर्थर चला जाता है। सिल्विया फिर अपनी पावर को रिलीज कर देती है, समय को नॉर्मल कर देती है और वो जैसे ही वो डीमन का अटैक सिल्विया पे लग जाता है नॉर्मली वहाँ पे जमीन पे गिर जाता है और वो डीमन वहाँ पे अपनी जीत पे गर्व करता है, कहता है मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ और वो उसके और आगे बढ़ने लगता है। तभी फिर वहाँ पे सिल्विया उठती है और फिर अपने पूरे हाइपर बीम से अटैक कर देता है अपने पूरा दम लगा के और वो उस पे अटैक लगने वाला होता है। फिर हमें फिर आर्थर का सीन दिखाया होता है जो उस हॉल में होता है, उस पोर्टल में ट्रैवल कर रहा होता है और फिर उसको वहाँ पे सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे कहती है कि यहाँ पे दुखी होना थोड़ा सा बनता है लेकिन यहाँ पे तुम इसको मेहनत करके तुम इसे सुखी में भी बदल सकते हो, समझ आया ना आर्थर। फिर ये कहता है कि मैं यहाँ सब चीजों को नहीं कर सकूंगा। फिर उसके बाद सिल्विया कहते हैं कि तुम यही चीज को कर सकते हो, तुम देख लेना ये चीज को तुम जरूर करके रहोगे। वह बताते हैं कि तुम ये चीज को कर सकते हो क्योंकि तुम पिछले जन्म में एक बहुत ताकतवर राजा थे। और ये सुनने के बाद आर्थर हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या तुम मेरे सच को जानती थी, क्या मैं पुण्य जन्म में क्या था और इस जन्म में क्या हूँ। फिर उससे पूछना चाहता था कि मैं थी जो इस दुनिया में तुमने मुझे बुलाया था। फिर उसके बाद वहाँ पे अचानक से वो उस जंगल में आ जाता है और फिर कहता है कि मैं उस सवाल को नहीं पूछ पाया। पोर्टल से बाहर आ जाता है, थोड़ा सिल्विया के लिए रो लेता है और फिर वो संभालता है और फिर अपना वो क्रिस्टल एग फिर उसके अंदर रख लेता है अपने बैग के अंदर। बाद वो आसपास देखता है और फिर उसको समझ आ जाता है कि मैं एक जंगल में आ गया हूँ। उसका वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक कर देना और मैं एम करता हूँ हमेशा के लिए 500 लाइक के लिए और इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।